नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है IND 24 में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं ईडी की जांच और उस पर चल रही आंच की। दरअसल दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक हो रही राजनीति में एक ऐसा नाम है जो बेहद ही कॉमन हो चला है और वो नाम है ईडी। आखिर क्यों हो रहा है इसका इतना जिक्र, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, वो नाम है ईडी का। दिल्ली में राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ क्या हुई, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा जमाया, लेकिन इसी बीच सियासत की आंच में छत्तीसगढ़ भी तप रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी, चिटफंड और नान घोटाले को लेकर घमासान है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दो अलग अलग ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साध दिया। लिखा कि छत्तीसगढ़ को पौने 4 साल में आपकी निकम्मी सरकार की अक्षमता का पता चल ही गया, तभी वो चिटफंड की जांच अब तक नहीं कर पाई। अब देखिए दूसरा ट्वीट, जिसमें लिखा चिटफंड मामले में ईडी पर भरोसा करते हैं या दोहरी राजनीति मत कीजिए, क्योंकि दूसरों पर कीचड़ फेंक कर अपना चेहरा चमकाने वालों का घिनौना चरित्र सामने आ ही जाता है। वार पर पलटवार आने में देर नहीं हुई। ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनसे ईडी जांच की मांग करें। रमन सिंह के खिलाफ प्रमाण, नान घोटाले में जांच हो रही थी तो उन्हीं के नेता प्रतिपक्ष ने जाकर हाईकोर्ट में रोक लगवाई। रमन सिंह जाए, गृह मंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो उसे ये मांग करें उस ईडी की जांच कराए। नान घोटाले में जांच कर रहे थे तो उसी के नेता प्रतिपक्ष जाकर हाईकोर्ट में रोक लगवाया है, स्टे लिया है। दूसरी बात, नान घोटाले में ईडी कब बताएगी? ईडी जांच कर रही ना नान घोटाले की, तो उसमें सीएम सर और सीएम मैडम कौन है? और तीसरी बात यह है कि 6,500 करोड़ रुपया गरीब जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा डकारा गया है। उसके बेटे के खिलाफ FIR हुआ है कोर्ट के आदेश पे, तो जांच करवाए उसकी। बहरहाल जांच जब होगी तब होगी, लेकिन अभी सिर्फ सियासी घमासान जारी है। देखना होगा कि ईडी के इस पैंच में कौन उलझेगा और कौन बाहर आएगा। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आखिर वो जो 2 ट्वीट पूर्व सीएम रमन सिंह ने जिस तरह से किए और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो पलटवार सामने आया, इससे छत्तीसगढ़ की सियासत कितनी गर्मा गई है। दोनों पार्टियों की ओर से दोनों के शीर्ष नेता जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, इससे ये तो समझ में आता है कि मुद्दा कितना गर्म हो चला है और आने वाले समय में सियासत को इसी तरह से हवा देता रहेगा। हमारे साथ इस खबर पर हमारे रिपोर्टर कार्तिक साहू सीधा रायपुर से जुड़ रहे हैं। कार्तिक, ये बताइए कि अभी तक सरकार पक्ष या कांग्रेस की ओर से और क्या कुछ बयान सामने आए, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहना था वो कह दिया। जी बिल्कुल विवेक, देखिए ये पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति को कहीं न कहीं सरगर्मी की ओर बढ़ाता हुआ नजर आया है। जिस तरीके से 21 जून को ईडी की कार्यालय के घेराव के दरमियान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह और उनकी पत्नी वीणा सिंह पर जिस तरीके से हमला बोला था, उसके बाद कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में जो है सरगर्मी वहां बढ़ गई थी। और जिस तरीके से हमलावर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस सभा के दौरान रहे, तो कहीं न कहीं उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया मिली। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सामने आए, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अगर उनकी सरकार जांच कराए और मेरे खिलाफ अगर एक भी मामले निकल करके आते हैं, चाहे वो जो चिटफंड से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे नान घोटाले से जुड़ा मामला हो, या पनामा पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला हो, या मेरे पुत्र के नाम अगर कहीं भी एक भी जगह पर आ जाते हैं तो ये सरकार सत्यापित कर लेती है, तो मैं सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। ये डॉक्टर
रमन सिंह ने जो है एक बड़ा बयान देकर के इस जो सियासी घटनाक्रम को और आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग करे, ईडी से ये मांग की जाए कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर के देखें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं दोनों शीर्ष नेताओं के, एक और कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं और एक और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, तो दोनों के ओर तरफ से पलटवार का ये दौर जो है वो लगातार चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्रिया के बाद अभी डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले पर और कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से देखें विवेक, तो पूरे इस मामले की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आक्रोश हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तेवर के साथ डॉक्टर रमन सिंह पर हमला बोला, उनके बेटे पर हमला बोला, और इसी तेवर के साथ डॉक्टर रमन सिंह ने भी भूपेश बघेल को जवाब दिया, उन्हें याद दिलाया और उन्हें तो यह तक कहा कि आपकी याददाश्त कमजोर है। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये दोनों नेताओं की जो सियासी बयानबाजी हुई है, उससे छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक सियासी समीकरण है उसमें एक उछाल जरूर देखने को मिला है। जी विवेक, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। अब हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं और उमेश घोरमोड़े जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अजय गंगवानी साहब, डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग यानी आपकी पार्टी, आपके सरकार से जुड़े हुए लोग एक और ईडी का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब बात आती है चिटफंड कंपनी से जुड़े हुए लोगों की तब समर्थन करते हैं। तो रमन सिंह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। सब्जेक्ट पे आपने डिबेट रखे, मेरा निवेदन है थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए कहीं ना कहीं आज जो ईडी है, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन आज पूरा देश और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि ईडी जो है आज इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के रूप में काम कर रहा है। लगातार लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकारों को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में नेताओं पे प्रेशर डालने के लिए आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र की हम दो और हमारे दो की सरकार लगातार लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, विपक्ष के नेताओं की जो राजनीतिक इमेज को खराब करने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए आज एक बदला लेने के तहत एक दुर्भावनावश जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। और देखिए कहीं ना कहीं ईडी क्या, मेरा एक ही प्रश्न है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है? एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम बता दे जिसपे ईडी कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है, ये विपक्ष को कुचलने का जो प्रयास है, विरोध के स्वर को जो दबाने का प्रयास है, वो पूरी तरह गलत है। और देखिए कहीं कुछ उदाहरण दे दूं, आज अशोक गहलोत जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई के ऊपर ईडी और आईटी की जांच चलती है। आज बंगाल में जब चुनाव था तो ममता बनर्जी के जो समर्थक है उन पर लगातार छापे मारे गए। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले पांडे जी, आज वहां पे जो प्रभारी है आपके सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर छापा पड़ता है। आज देखिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पहले भी इनके द्वारा लोकतंत्र द्वारा चुनी के सरकार को गिराया गया और 80 घंटे के लिए रिकॉर्ड बना के। गंगवानी जी, मैं सीधा सवाल सर मेरा यही है आपसे कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर रमन सिंह आरोप ये लगा रहे हैं कि आप ईडी का एक और समर्थन करते हैं सर, और दूसरी ओर ईडी का विरोध करते हैं। ये बात रमन सिंह ने अपने ट्वीट में कही है। जी आपका भी जवाब देता हूँ पानी। देखिए ईडी एक संवैधानिक संस्था है, अगर संवैधानिक संस्था उचित कार्रवाई दोषी पर करती है, हम उसके समर्थन में है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि किस प्रकार भेदभाव से किए जा रहे हैं। आज आपको छत्तीसगढ़ के नान घोटाले की बात कर दूं, आज गरीबों का अन्न चावल 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के 36,000 करोड़ का नान घोटाला करते हैं। एक डायरी में सीएम मैडम, सीएम सर के नाम लिखते हैं, आज तक उसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता। और 2 मिनट को समय दीजिए पांडे जी। आज धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष है, उनका दायित्व तो होना चाहिए कि तो घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच में समर्थन करें। आज वो हाईकोर्ट में जाके पीआईए लगाते हैं और 36,000 करोड़ के नान घोटाले की जांच को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए आज हाईकोर्ट में पीआईए लगाते हैं। आज अभिषेक सिंह का पेपर बनाओ जो नाम आता है, विंध्यवासिनी वार्ड कवर्धा, आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है ये अभिषेक सिंह कौन है। आज इनकी ईडी की जांच नहीं होती क्योंकि रमन सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी से थोड़े नेता है। तो ये दोहरी नीति है। हमारे राहुल गांधी एक नेशनल पेपर। चलिए, मैंने जो सवाल गंगवानी साहब से पूछा था, मुझे विश्वास है उसका जवाब मुझे अवश्य मिलेगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। गंगवानी साहब, लौटूंगा आपके पास। उमेश घोरमोड़े जी, रमन सिंह जी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि रमन जी के सुपुत्र पर भी कई आरोप हैं, उसकी कोई जांच नहीं करता है, नान घोटाले की कोई जांच नहीं करना चाहता है।
क्या सारे घोटाले कांग्रेस पार्टी ने ही किए, पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, लेकिन एक बड़ा रोचक तथ्य अभी गंगवानी जी के वक्तव्य से निकल करके आया और मुझको तो लग रहा था कि खाली कांग्रेस पार्टी का आला कमान, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ही कंफ्यूज हैं, लेकिन आपके इस लोकप्रिय चैनल में इस बहुत अच्छे विषय के डिबेट में मुझको पता चला कि कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता भी यहाँ पर कंफ्यूज हैं। पहले ईडी को कोसते दिखे वो अपने वक्तव्य में, और 20 सेकंड के बाद उसी ईडी का वो सम्मान करते हुए अब से 10 सेकंड पहले आपके ही इस लोकप्रिय चैनल में अपने वक्तव्यों में गंगवानी जी दिखे हैं। अब मैं आ जाता हूं विषय के ऊपर। जिस प्रकार से ईडी और ईडी का हल्ला केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, दिल्ली में भी खूब हल्ला और खूब हुड़दंग कांग्रेसी मचा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का विषय है और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वक्तव्य दिया है, ट्वीट किया है, तो मामला और गंभीर हो जाता है। और ये इतना गंभीर हो जाता है कि उनको यह याद भी नहीं रहता है कि चाहे अगस्ता का मामला हो या पनामा का मामला हो, वो उस मामले में न्यायालय तक जाकर के वहां से वापस लौट करके आए हैं। और जिस नान घोटाले को लेकर के लगातार आरोप लगा रहे हैं और जिस ईडी को कोस रहे हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि उस वक्त ये स्वयं ईडी के पास गए थे और उस विषय में जिन अधिकारियों को ऊपर इन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, आज उसकी क्या स्थिति है। आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर में बनती है, सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट की बैठक होती है उसमें आप एक एसआईटी का गठन करते हैं। उस एसआईटी को गठित हुए आज 3 साल 9 महीने बीत चुके हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपको चुनौती दे रहे हैं और आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं भी चुनौती दे रहा हूं कि 3 साल 9 महीने बीत जाने के बाद आपने क्या कार्रवाई की। उमेश जी, भूपेश बघेल जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही थी चिटफंड कंपनियों को लेकर लगातार, तो इसे रुकवाने धर्मलाल कौशिक जी गए थे और वो कह रहे हैं कि जो पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों का ठग लिया गया, हम वापस दिलवा रहे हैं। जी देखिए, चिट फंड वाले मामले में भी अगर मैं बात करूं तो आपका पूरा अमला लगा हुआ है। हमारे नेताओं के ऊपर 40 से ज्यादा अधिक एफआईआर हो गए हैं। उन 40 एफआईआर में से आपने एक भी मामले को आपने प्रमाणित क्यों नहीं किया? केवल राजनीतिक बयानबाजी करना, केवल जुमलेबाजी करना और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आरोप मढ़ देने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। हम पूछ रहे हैं, क्या आप अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? क्या आप अपने एसआईटी जो गठित की है उसमें जो अधिकारियों को जो आपने नियुक्त किया है, क्या आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? या फिर आप अपनी स्वयं की सरकार, जो सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर में एसआईटी का गठन करती है और 3 साल 9 महीने बीतने के बाद वही सवाल को जवाब लूंगा। जी लौटूंगा गोरमोड़े साहब आपके पास और गंगवानी जी से भी हम जवाब लेंगे। उचित शर्मा साहब से हम अब सीधा जुड़ते हैं। उचित शर्मा साहब, आपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना। मेरा सर सीधा सवाल यह है कि क्या सियासत में अब यही होने लगेगा कि उसका कॉलर मेरे कॉलर से थोड़ा सा ज्यादा गंदा है, मेरा कॉलर भी गंदा है लेकिन उतना गंदा नहीं है जितना दूसरे वाले का गंदा, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर अब क्या इसी तरह से चलेगा? जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर और बदले की भावना अब राजनीति में चूंकि आ चुकी है, तो इससे उभर पाना भी मुश्किल है किसी भी दल के लिए। किसी भी दल के लिए भी ये संभव नहीं है। आप इस बात को देखिए, जो पहले जो ईडी पे गए थे, जो कांग्रेस गई थी, अब उसी कांग्रेस को ईडी पे भरोसा नहीं है। लेकिन ये मान भी सकते हैं क्योंकि पूरी राजनीतिक चीजें ऐसी हो चुकी है कि ईडी को अब एक टूल बना दिया गया है। ईडी को एक टूल बना के काम किया जा रहा है कि ईडी जो है, अब लोग समझने लगे हैं कि ईडी जो होती है वो जिस जगह भी काम कर रही है वहाँ राजनीतिक कुछ या तो चुनाव होने वाले हैं। अब आप जनता भी इस बात को समझने लगी है कि वहाँ पे ये बदले की भावना से पॉलिटिकल दृष्टिकोण से किया जा रहा कदम है, वो इतना आसान नहीं रहा। हेलो जी सर बोलिए, सुन रहा हूँ। ये अब लोग, आवाम, जनता इस चीज को समझ गई है कि जहां भी अब ईडी जा रही है वो बदले की भावना से जा रही है। ये एक प्रोस्पेक्टिव सेट करने का एक तरीका हो गया है, एक नए नैरेटिव सेट करने का तरीका हो गया है, एक परसेप्शन बनाने का तरीका हो गया कि किसी भी विपक्ष के नेता को आप हटा दो तो इससे होना जाना कुछ नहीं है, केवल उनका मीडिया ट्रायल होगा, उनकी बदनामी करने का ये दौर शुरू है।
क्योंकि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अगर इतना ही ईडी को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी तकलीफ है, तो उनको जेल क्यों नहीं डाल देती ईडी? लेकिन जेल डालना नहीं चाहते, ये केवल जनता को बताना चाहते कि इन्होंने ऐसा काम किया है। हकीकत जो ईडी के लायक केस नहीं है, ये जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, बात उसमें सत्यता है कि ये चाहे कुछ कोई भी हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, आप किसी को भी ले लीजिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसमें क्यों नहीं आ रहे? क्या ये सब बहुत ईमानदार लोग हैं? और जितने विपक्ष में बैठे हैं सब उन्होंने काले काम किए हुए हैं। जी। ये नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, और बदले की भावना के साथ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और नए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप इस बात को बड़ा अच्छे से बता पाएंगे सर, और हमारे सम्मानित प्रवक्ता भी इस बात को सुनेंगे कि सर इंदिरा गांधी जी और उससे भी पहले की सरकार में अगर हम जाएं तो भी एक सिलसिला चलता था और कहावतें इस तरह की होती थी कि भाई हम केंद्र सरकार से नहीं डरते, हम केंद्र सरकार की एजेंसियों से नहीं डरते। यानी कहीं ना कहीं ये जो आज माहौल या नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, ये उस समय भी था। जी उस समय भी था, तब उसके दुष्परिणाम उस सरकार ने झेले हैं। मैं यही गौरव बताने की कोशिश कर रहा हूँ विवेक, कि उसके दुष्परिणाम उन्होंने झेले हैं। जिस किसी ने इसका दुरुपयोग किया है, उस सरकार ने इसके दुष्परिणाम झेले हैं। सवाल ये उठता है कि अब इसका जिस तरीके से एक अनुषंगिक संगठन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, खासकर 2014 के बाद जो नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में, वो बड़ा भयावह है। कि आने वाले समय में इन तरीके जितने भी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, जो अपने फायदे और नुकसान के लिए, ये बात भी सत्य किसी से छुपा नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया है। विवेक, आप महाराष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में भी किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया होगा, आपसे और हमसे किसी से छुपा नहीं। बिल्कुल। मैं लौटूंगा सर आपके पास। गंगवानी जी, उमेश घोरमोड़े साहब सीधी बात ये बोल रहे हैं कि जो चर्चा का विषय होना चाहिए उस पर जवाब नहीं आया, और वो उन्होंने सवाल भी किया है कि भूपेश बघेल साहब को जवाब ये देना चाहिए कि आखिर ईडी की ये जो जांच हो रही है इससे क्या दिक्कत है। मेरे से प्रश्न है जी आपका? हाँ अजय गंगवानी साहब, ये आपसे प्रश्न है जी। शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत मैं सहमत हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कहीं ना कहीं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जो है केंद्र सरकार एक टूल के रूप में प्रयास हो रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं विवेक जी कुछ आंकड़े दे दो, हमारे जो 10 साल की यूपीए सरकार थी, कुल ईडी के केस थे 2527, और अभी जो है इनके 8 सालों में 5540 से ज्यादा ईडी के केसेस दर्ज किए गए हैं, कम समय में दुगने से ज्यादा। कहीं ना कहीं आंकड़े बताते हैं कि ईडी का जो है कहीं कहीं इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में यूज हो रहा है। और देखिए राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट थे, कहीं ना कहीं झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके जो नजदीकी थे, उनके ऊपर भी छापा लगा के कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगातार मैं उदाहरण दे रहा हूं जिस प्रकार से ईडी का प्रयोग विरोधियों के स्वर को कुचलने के लिए किया जा रहा है। और आपको देखिए कहीं ना कहीं ईडी का जो नेशनल हेल्थ मामला है उसमें भी जानकारी दे दूं, इसकी क्रोनोलॉजी बता दूं। ये केस 2012 में चालू होता है, 2014 तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी सरकार के सत्ता में आते ही ईडी वाले 2015 में केस खोलते हैं। प्रारंभिक जांच में ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा इसमें ऐसा कोई मामला नहीं बनता और फाइल क्लोज कर दी जाती है। लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब हमारी सरकार बनती है तो इनको अपना सियासन खिसकता हुआ दिखता है, तो दुर्भावनावश 2018-19 में केस खोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जब हम फिर से अपना नवसंकल्प शिविर आयोजित करके भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, कांग्रेस को एक नए सिरे खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो दुर्भावनावश बदला लेने के बाद हमारे नेता राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए, क्योंकि वो देश के ऐसे इकलौते नेता है जो बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी जैसे जीएसटी जैसे मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाते हैं, इनकी इमेज को खराब होता है, इनको विरोध का स्वर इनको बर्दाश्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं दुर्भावनावश उनको 55 घंटे की पूछताछ के बाद ऐसा कोई तथ्य क्या इनको मिलता है, क्या कोई सार्वजनिक कर पाए? अगर इनको कोई सत्य मिला, क्या जेल में डालने की हिम्मत थी? न कहीं दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए, विपक्ष के स्वर को कुचलने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये कहा था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो घंटों घंटों बैठकर जवाब देते थे एजेंसियों के। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था, लेकिन कभी इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं करवाया उन्होंने।
देखिए, दो अंतर आपको समझना पड़ेगा। उस समय का जो केस था उसमें सच्चाई थी, उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। आज कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, और एक ऐसा मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है उसको भी ईडी कार्रवाई इसको लेकर तो गंगवानी साहब, सुब्रमण्यम स्वामी जो इस केस को लेकर आए थे, उन्होंने कहा था अगर उजागर हो जाएगा तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला भी हो सकता है। ये उन्हीं के शब्द हैं जो कि सुब्रमण्यम स्वामी का आपने जिक्र किया। बात की मैं उन्हीं के शब्द दोहरा दूं, ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो कहते थे आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना किसी राज्य में चुनाव लड़े सरकार बनाने में सक्षम है। ये उनकी नियत, नीति और सोच को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिरा के ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज मध्य प्रदेश की बात करूं, गोवा की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, और सबसे नजदीक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र। ईडी की सरकार बनी आज, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने लोकतंत्र द्वारा चुनी सरकार को गिराया और ईडी की सरकार स्थापित की। इससे बड़ा उदाहरण तो मिल ही सकता देश में। आज कहीं ना कहीं जो राजभवन है उसको भी पार्टी कार्यालय का यूज किया जा रहा है। राष्ट्रपति की जैसे चुनाव में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री के समर्थन पे किया जाता है, रमन सिंह पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? आज चिटफंड घोटाले के जो ब्रांड एम्बेसडर से घूमते थे, इनके महापौर, इनके मंत्री पुत्र, आज उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? 6,500 करोड़ गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का हजम कर जाते हैं। स्पष्ट उससे मनी लॉन्ड्रिंग का केस। उमेश गोरमोडे साहब, अजय गंगवानी जी का ये कहना है कि आप लोग प्रवर्तन निदेशालय को सिर्फ इसीलिए उपयोग कर रहे हैं कि आपको किसी सरकार को अपदस्थ करना है या फिर अपने विरोधियों को इस माध्यम से परास्त करना है। देखिए, असली पीड़ा तो अब धीरे धीरे निकल करके आ रही है कांग्रेस की, और बौखलाहट कांग्रेस प्रवक्ता की बता रही थी। जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के इनकी बौखलाहट, क्या इनकी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार देश की ऐसी पहली महिला, आदिवासी महिला, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होती है, क्या इस बात की इनको बौखलाहट है? और ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक लें, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर भी 2 वोट क्रॉस हुए हैं, वो किसके दबाव में हुए हैं जरा ये पता लगा लें, जरा चिंतन कर लें। अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले कांग्रेस के अंदर भी बहुत हैं, और अंतरात्मा की आवाज सुन करके उन्होंने अपने मताधिकार का अगर प्रयोग किया है तो कांग्रेस उसकी चिंता करे। और जिस प्रकार से नहीं, वो ईडी को लेकर सीधे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग राज्यों की चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर देते हैं दूसरे माध्यम से। ईडी पे भी आ रहा हूँ, जिस प्रकार से पूछताछ हो रही है, पहले आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई और अब परम आदरणीय सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है। बदले में कांग्रेस का रवैया कैसा है, किस बात का डर है? जो लोग जमानत पे हैं उनके लिए कांग्रेस के नेता दिल्ली कूच करते हैं, दिल्ली में हुड़दंग मचाते हैं, दिल्ली में आंदोलन करते हैं और जाकर के हो हल्ला मचाते हैं। क्या कांग्रेस के नेता इस देश के संविधान से भी ऊपर हो गए हैं? क्या कांग्रेस के नेता इस देश के कानून को नहीं मानते हैं? जिस मामले में, जिस नेशनल हेराल्ड के मामले को ये लेकर के आए हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है। 2012 गंगवानी जी ने खुद ही जिक्र किया, 2012 में न्यायालय में वो विषय निकल के आया और लगातार न्यायालय की लड़ाई स्वयं कांग्रेस पार्टी, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का विषय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का विषय हो, लगातार वहां गए हैं और वहां से न्यायालय के निर्देश पर जिस प्रकार की आगे कार्रवाई हो रही है वो आपके सामने है। और न्यायालय के कहने के बाद यदि कोई कार्रवाई होती है और उसके बाद यदि कांग्रेस का इस प्रकार का रवैया रहता है तो समझा जा सकता है ये ईडी करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेता एजेएल पर क्यों नहीं बोलते? 1930 में एजेएल की क्या स्थिति थी? क्या भैया वो कांग्रेस पार्टी की थी? क्या नेशनल हेराल्ड से लेकर के तमाम विषयों पर कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोलते? उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर का क्या हुआ, इस विषय पर कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोलते? किस परिस्थिति में यंग इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, किस परिस्थिति में एजीएल को उसमें मर्ज कर लिया गया, किस परिस्थिति में कांग्रेस ने लोन माफ कर दिया, इन सारे विषयों का तथ्य जनता के सामने आ चुका है और इनके भ्रष्टाचार की पोल यहाँ पर खुल गई है। लेकिन कांग्रेस के नेता उस पर चुप रहते हैं, मौन रहते हैं और केवल भाजपा पर आरोप लगाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। और अभी ये ईडी एक बात और मैं कंप्लीट कर लूं विवेक जी, ये कहते हैं कि दबाव की राजनीति और लगातार कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, अरे भैया जिसने गलत नहीं किया है, इस देश का संविधान है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? उसका जीता जागता प्रमाण तमाम कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए तात्कालिक मुख्यमंत्री गुजरात माननीय नरेंद्र मोदी जी। चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, समय की बेहद कमी है। उचित शर्मा साहब,
एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, जो बात गंगवानी जी कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए कार्रवाई कर रही है राहुल गांधी जी के ऊपर क्योंकि वो देश के मूल मुद्दे उठाते हैं, और दूसरी ओर घोरमोड़े साहब का ये कहना है कि कार्रवाई उचित हो रही है, इस पर बखेड़ा करने की आखिर क्या जरूरत है? कार्रवाई अगर उचित हो रही है तो सेलेक्टिव क्यों है? क्यों केवल सिर्फ विपक्ष के नेता ही इनको दिखते हैं? क्यों इनके उद्योगपति मित्र इनको नहीं दिखते? क्या फेमा, ईडी या इनकम टैक्स वालों को भगोड़े उद्योगपति नहीं दिखते? कार्रवाई पॉलिटिकल है, कार्रवाई टोटल पॉलिटिकल है, और उन्हीं लोगों के लिए है जो विपक्ष में बैठे हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो थोड़ा सा कड़वा जरूर है कि वो विपक्ष के लोगों को ही टारगेट कर रही है, और ये अब आम और आवाम को भी पता चल गया है कि वो ईडी को लेके अब लोग सीरियस नहीं होते कि ईडी को लेके जब भी कोई एक्शन होता है तो समझ जाते हैं कि ये विपक्ष में होगा। और फिर तकलीफ ये है कि जैसे महाराष्ट्र में भी आप देखिए, जिनके खिलाफ ईडी गई वो आप उनको ही अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं, वो ईमानदार हो गए, वो पूरे धुल गए, अब वो पूरे गंगा जल जैसे पवित्र हो गए। तो ऐसे दो नैरेटिव आप क्या, दो आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? जो आपकी पार्टी में आ जाता है उसको क्या ईडी माफी दे देती है? जनता भी ये जानना चाहती है ना। तो ये घोरमोड़े जी इस विषय पे क्यों नहीं बोलते कि जिसपे आपकी तरफ जो आ गया है उसको ईडी की माफी है, उसको वेवर मिल जाता है, ऐसा क्यों? जी। तो ये आप सेलेक्टिव मत हो, आप काम ईमानदारी से अगर करना चाहे तो करें, उद्योगपति के खिलाफ भी करें, अपने गरीबी उद्योगपतियों के खिलाफ भी करें, अपने क्या केवल भारतीय जनता पार्टी में करोड़पति और अरबपति और इस टाइप के काला पीला करने वाले अगर कार्रवाई हो रही है तो सभी के ऊपर होनी चाहिए जो दोषी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ईडी की आंच पर हम बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टी के जो भी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो उसे तर्क सम्मत बताते हैं, विधि सम्मत बताते हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि आपके पास ये जो एजेंसियां हैं ये क्या विपक्ष पर ही कार्रवाई करने के लिए रह गई हैं? ये विपक्ष पर कार्रवाई इसलिए करती हैं, उनका यह कहना है, ताकि सरकारों को अपदस्थ किया जा सके, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा सके और नेताओं को डराया जा सके। लेकिन दूसरी ओर सरकार की ओर से, यानी केंद्र सरकार की ओर से केवल यही दलील दी जा रही है कि कार्रवाई करना ना करना उनके हाथ में नहीं है, एजेंसियों के हाथ में है। कितना दावा है इन तमाम तर्कों में, ये तो जनता किसी ना किसी तरीके से पता कर ही लेती है। फिलहाल IND 24 के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।